प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए सोशल साइंस या हिस्ट्री ज्योग्राफी जो कह लीजिए क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 और 2 के वीडियो डाल चुके हैं। उसी कंटिन्यूएशन में आप चैप्टर नंबर 3 को भी देखिए। आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियोस। अब नेक्स्ट चैप्टर इज हमारा आवर चेंजिंग अर्थ। जो हमारी पृथ्वी है, चेंज होते होते कह सकते हैं कि आज की डेट में क्या है और आने वाले 100 साल 200 साल बाद क्या होगी, उसके बारे में थोड़ा सा। अभी क्लास 7th है तो उसी लेवल पे हम लोग करेंगे, इसके आगे का लेवल हम लोग नहीं टच करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर बुक क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बोलता है आवर चेंजिंग अर्थ। The lithosphere is broken into number of plates as lithospheric plate। अब सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है ये लिथोस्फेरिक प्लेट। हम सबको पता है कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो प्लेट्स में टूटा हुआ है। जब अर्थ क्रस्ट के नीचे जो मेंटल का पार्ट है वो टूटा हुआ और वो एक दूसरे के ऊपर जो कोर है, कोर क्या लिक्विड फॉर्म है, तो उसके ऊपर ये मूव करता रहता है। तो अभी मैं बताऊंगा जैसे ही चैप्टर आगे जाएगा हमारा। लिथोस्फेरिक प्लेट है ना। क्या होता है लिथोस्फेरिक प्लेट? द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स, और उसी को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फीयर इज broken into number of plates, और उसको हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फेरिक प्लेट। आगे बढ़ते हैं। मैं बीच बीच में पूरा रीड नहीं करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को करूंगा ताकि वीडियो भी हमारा शॉर्ट में और कुछ भी छूटे ना, है ना। तो सेकेंड पैराग्राफ में है, ये सेकंड पैराग्राफ में पढ़ता हूं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेस चेंज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो प्लेट है लिथोस्फेरिक प्लेट, इनका मूवमेंट जो है उसकी वजह से हमारे अर्थ सरफेस पे चेंजेस आता है। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कॉज देम। तो और ये जो अर्थ का या लिथोस्फेरिक प्लेट्स है उसका मूवमेंट जो है किस बेसिस पे होता है, उसके बेसिस पे इनको दो भागों में बांटा गया है। The force which act in the interior of Earth is called endogenic forces, and the force that work on surface of the Earth is called exogenic forces। So चलिए हम ये पॉइंट भी नोट करते हैं, ये पॉइंट भी हम लोग नोट करते हैं। Let us see। Endogenic और दूसरा होगा एक्सोजेनिक। है ना, दो फोर्सेस हैं। जो मूवमेंट है क्यों होता है? दो फोर्सेस। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्स। चलिए मैं लिखता हूं इसको। द फोर्स which act in the interior of the earth are called endogenic force। आई थिंक आई एम क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वो फोर्स जो अर्थ के इंटीरियर से लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडोजेनिक फोर्स। ऐसे ही एक्सोजेनिक क्या होगा? द फोर्स दैट वर्क ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। द फोर्स which work on
surface of the earth is called, या आर कॉल कर देते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। डन है। दो चीजें हमने सीख ली, एक तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होता है वो सीख लिया हमने, फिर सेकंड पॉइंट सीखा हमने एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, और थर्ड पॉइंट हमने सीखा एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं ना, तो ये फोर्स जो अंदर से लगेगा एंडोजेनिक, बाहर से लगेगा एक्सोजेनिक। अब अर्थ मूवमेंट का एक चार्ट में बनाता हूं आप लोग के सामने छोटा सा, देन यू कैन, अगर वो चार्ट मेमोराइज कर लेंगे तो चीजें आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएंगी। फर्स्ट सी द चार्ट, फर्स्ट सी द चार्ट, व्हाट इज चार्ट इज सेइंग। मैं बोलता हूं, यहां पे लिखता हूं अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट। अभी जो है इसमें हमने पढ़ा इंडोजेनिक और हमने पढ़ा एक्सोजेनिक, है ना। हमने पढ़ा एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा पढ़ा हमने एक्सोजेनिक फोर्स। चलिए उसको लिख देता हूं मैं, एंडोजेनिक और ये हो गया एक्सोजेनिक फोर्स। क्लियर है, यहां तक तो हमको आ गया। अब इसका एग्जांपल क्या है, एंडोजेनिक सडन और दिस डायट्रॉफिक फोर्स। चलिए ये जो होगा हमारा एंडोजेनिक फोर्स जो होगा वो, अब इसको भी कर देंगे हम लोग सडन, और ये हो जाएगा डायस्ट्रॉफिक फोर्स। डायस्ट्रॉफिक फोर्स। ऐसी एक्सोजेनिक है तो एक्सटर्नल एरोजन और डिपोजिशनल। एक्सोजेनिक में क्या है, इरोजन, इरोजन होगा, या फिर डिपोजिशन होगा। क्लियर है, दो लगेगा, एंडोजेनिक फोर्स या तो सडन होगा फिर या फिर डायस्ट्रॉफिक फोर्स होगा। अभी मैं इस पे आ रहा हूं। सबसे पहले हमको समझ में आ गया अर्थ मूवमेंट, उसमें दो फोर्स है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में सडन और डिस्ट्रॉफिक, एक्सोजेनिक में इरोजन और डिपोजिशन। अब सडन की बात करते हैं तो सडन का एग्जांपल क्या है, सडन का एग्जांपल है अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और लैंडस्लाइड। इसका एग्जांपल है सडन का नंबर 1 अर्थक्वेक, नंबर 2 है वोल्केनिक इरप्शन, और थर्ड वन इज लैंडस्लाइड। ये तीन होगा जो हमारा इंडोजेनिक फोर्स का पार्ट है, और ये सडन होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, आपकी बुक में भी दिया हुआ है इसको। एक बार मैं रीड करता हूं आप लोग का बुक, फिर पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये चार्ट जो डायस्ट्रॉफिक फोर्स है, ये बिल्डिंग माउंटेन्स, इसकी वजह से क्या बनता है, माउंटेन बन जाएगा। मैं यहां पे करता हूं इसको, बिल्डिंग माउंटेन्स, है ना। तो ये डायस्ट्रॉफिक फोर्स से क्या बनेगा, माउंटेन बनेगा। सडन होगा तो क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड। सो अभी तक हमने देख लिया इसमें क्या क्या, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड है।
डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या करती हैं, माउंटेन क्रिएट करती हैं, और इरोजन किसके थ्रू होता है, तो अगर हम इसका वो ले लें तो रिवर, दूसरा है विंड, सी वेव्स, विंड, तीसरा है सी वेव, और चौथा है ग्लेशियर। ये टोटल 4 हैं। डिपोजिशन से लैंड फॉर्म्स या प्लेन्स ये सब बनते हैं, वो भी आएगा, है ना। तो ये चार्ट के मुताबिक ही हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और लैंडस्लाइड। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग अर्थक्वेक देखते हैं, दैट इज इंडोजेनिक फोर्स, है ना, जो अर्थ के अंदर से लगता है। चलिए, एंडोजेनिक फोर्स नंबर 1, अर्थक्वेक। चलिए, endogenic forces sometimes produces sudden movements and at other times produces slow movement. Sudden movement like earthquake and volcanic eruption causes mass destruction over the surface of earth. इसकी वजह से क्या होगा, mass disruption होगा over the surface of earth. अब when अब मैं ऊपर वॉल्केनिक eruption दिया है मैं, लेकिन earthquake हम लोग पहले कर रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ है, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrate, है ना। when the lithospheric plate, ये क्या होता है हमने पढ़ लिया था, moves the surface of the earth vibrates. The surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquake, है ना। The vibration can travel all around the earth and called earthquake. डन है। इसको ही हम क्या बोलेंगे, जो वाइब्रेशन करता है इसको हम क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक बोलेंगे। अब ध्यान से देखने और समझने की बात है। यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, एक मैं फिगर बनाता हूं और वो फिगर से अपन अर्थक्वेक को पूरी तरीके से समझ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको लिए इंपॉर्टेंट फिगर में बना रहा हूं। मान लीजिए ये जो है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये मान लीजिए अर्थ का ऊपर का लेयर है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, ये यहां पे मान लीजिए वाइब्रेशन जनरेट हुआ, है ना, यहां पे वाइब्रेशन जनरेट हुआ, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। अब फोकस के जस्ट ऊपर
ये पॉइंट अर्थ सरफेस पे, ये प्लेट कहाँ वाइब्रेट होगा या कहाँ पे इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगा? अर्थ सरफेस के नीचे। अर्थ सरफेस के नीचे किसी पॉइंट पे, वहां पे मान लो प्लेट ऐसे है, प्लेट के मूवमेंट में आपस में टकराया तो यहाँ पे वाइब्रेशन चालू हुआ। इसको फोकस बोलेंगे। जस्ट इसके ऊपर जो ये प्लेस होगा इसको हम लोग बोलेंगे एपी सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपी सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपी सेंटर। फिर क्या होगा? अब वेव जो होंगी वो दूर दूर तक जाएंगे ऐसे, है ना? जो वाइब्रेशन का वेव जो होगा वो दूर दूर तक जाएगा। तो डिपेंड करेगा कितना तेज ये वाइब्रेशन हुआ है, उसके हिसाब से कितना दूर जाएगा, कितना डिस्ट्रक्शन होगा। वो कैसे नापते हैं वो मैं भी आप लोग को बता रहा हूं। पहले ये फिगर अपन कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका हो क्रिस्टल क्लियर हो जाए एंड यू कैन लीड योर कैरियर पाथ। ये मैंने एक फिगर बना लिया है। इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव। SEISMIC वेव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्मिक वेव। ये हमारा अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक का फोकस कहाँ होगा? जमीन के अंदर प्लेट जहां टकराएंगे वहां पे। फिर उसके बाद जस्ट उसके ऊपर हम उसको एपीसेंटर बोलेंगे। और जो वाइब्रेशन जो आगे ट्रेवल होता है इसके दोनों साइड अर्थ सरफेस पे, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्मिक वेव बोलेंगे, है ना? सो यहां तक हमने कर लिया है। जो अर्थक्वेक का पूरा हमने डिफिनेशन भी पहले लिख लिया था और ये फिगर भी बना लिया। तो आपको क्या करना है? डिफिनेशन लिखना और सिंपलेस्ट फॉर्म में फिगर को बना लेना आप लोग को। देन आपका जो मार्क्स है दैट यू कैन गेन 100% विथ क्रिस्टल क्लियरिटी। अभी अर्थक्वेक जो है वो मेजर किया जाता है एक मशीन से, मेजर्ड बाय अ मशीन। मैं इसको रब कर रहा हूँ। यू कैन स्टॉप वीडियो एंड मेक दिस फिगर। I have made this figure in simplest form with all the information and very easily you can produce it in your examinations. चलिए अब हम काम क्या करते हैं आगे, पहले इसको बढ़ाते हैं चैप्टर को। measured by measured with a machine called seismograph. Measured with a called, अलग कलर करूंगा मैं इसको, ब्लैक कलर, सॉरी, सीस्मोग्राफ। ये मशीन है जिससे क्या होता है? अर्थक्वेक यानी भूकंप को नापा जाता है ना? द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक पहला पॉइंट था। दूसरा था द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मैं EQ लिखता हूं, इज मेजर्ड by in Richter scale. RICH PER रिक्टर स्केल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई अर्थक्वेक कैसे नापा जाता है, इसका यूनिट क्या है? जैसे हम किलोग्राम, डिस्टेंस को मीटर में,
ऐसे ही अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल में नापते हैं। मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ, लेकिन इसकी यूनिट क्या है, रिक्टर स्केल पे आती है। जितना रिक्टर स्केल पे ज्यादा आएगा मतलब उतना ही अर्थक्वेक बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग था। इसका भी पैमाना दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं तो आपको याद रहे तो फ्यूचर में काम आएगा। जस्ट सी, अगर अर्थ का मैग्नीट्यूड जो है, जस्ट सी, इसको रब कर रहा हूं, अगर अर्थ का मैग्नीट्यूड इज मोर देन अप टू 2 रिक्टर स्केल है, तब तक ये बहुत ही सिंपल या बहुत कम जस्ट वाइब्रेशन फील होगा अपने को अर्थ सरफेस पे, है ना। फेल्ट ओनली लिटिल, खाली वाइब्रेशन हल्का सा फील होगा, हमको लगेगा नीचे अर्थ के नीचे कुछ तो हलचल हुई है, टेक्टोनिक प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपस में थोड़ा मूव किए हैं या फिर आपस में टकराए हैं, जो भी। अप टू 2 इट विल कॉस्ट नो हार्म, अपने को कोई हार्म नहीं कॉस्ट करेगा ये। फिर 2 अप टू 5 रिक्टर स्केल तक क्या होगा कि जो पुराने चीजें हैं या फिर पुरानी बिल्डिंग है, टूटा फूटा कुछ है, तो वो गिरेगा, बट स्टिल इट विल नॉट कॉज मच हार्म। अप टू 5 will not cause much harm. But still it will, we will feel it कि भाई अर्थक्वेक आया है, अभी हमको क्या लगेगा घर में भाई अब सेफ जगह पे जाने की जरूरत आ गई है। अगर आप बिल्डिंग्स में हैं तो आपको सेफ प्लेस खोजना है। क्या क्या प्रिकॉशंस है अभी मैं लेटर ऑन इसके बाद आपको बताता हूँ, लेकिन आपको ये फील हो जाएगा भाई अब हमको सेफर प्लेस खोजना है ताकि अपनी जान बचाएं। अगर आप सिंपल रो हाउस में रह रहे हैं या नीचे वाले जमीन वाले मकान रहे तो आप घर से बाहर निकल जाइए। बिल्डिंग में रह रहे हैं तो अगर आप निकल सकते हैं तो सीढ़ियों से होकर बाहर निकल जाइए, अगर नहीं निकल सकते हैं तो शेल्टर खोजने का प्रयास करिए। वो कहां तक रहेगा, 5 तक आपको फील होगा, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। अगर बिल्डिंग प्रॉपर है, सही ढंग से बनाया गया, इट विल नॉट मच डिवास्टेटिंग। उसके बाद 6 या फिर हायर मैग्नीट्यूड, 6 और हायर मैग्नीट्यूड, अब ये हो जाएगा हमारे लिए चिंता का विषय। जो बड़े बड़े अगर इस स्केल पे आएगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या फिर मॉन्यूमेंट्स, ये सबको नुकसान होना चालू हो जाएगा फिर, है ना। 6 और हायर मैग्नीट्यूड, तो फिर वहां पे हमको बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इट विल क्रिएट इस डैमेज टू बिल्डिंग्स, हाउसेस, और उस टाइम पे अपन भाग नहीं सकते। फिर अपने को क्या करना है, शेल्टर लेना है, वो चाहे बेड के नीचे, दीवार के कोने में। मैं भी उस पर आ रहा हूँ आप लोग को, इसलिए अब हमको ये करना। और 7 एंड अबव तो ये डिवास्टेटिंग हो जाता है ना, मोर देन 7 हो गए तो डिवास्टेटिंग। इतने में तो नई नई बिल्डिंग्स भी गिरना चालू हो जाएंगी, जो अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, जो अच्छी हो भी। तो ये पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, एक बड़ा ही ऐतिहासिक वो दिखा देगा कि भाई इस दिन इतना सारा भूकंप आया, इतने लोग मारे गए, इतने बिल्डिंग डैमेज हो। वो 7 और अबव होगा तो। अप टू 5 बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, इट विल बी एन एवरेज लेवल। चलिए देख लेते हैं अब अर्थक्वेक के लिए हमको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं वो हम देखते हैं ना। ये पूछेगा आपसे व्हाट इज अर्थक्वेक, 2 नंबर में कितने किस स्केल पे नापा जाता है, इसको कौन सी मशीन से नापा जाता है, ये हो गया। किस रिक्टर स्केल बोलेगा आपको कि 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, देन हाउ यू आर प्रिपेयर्ड। तो हमको देखना इट विल नॉट कॉज मच हार्म बट वी शुड बी अवेयर, अलर्ट एंड बी प्रिपेयर्ड, सो दैट अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तब आपको क्या करना है। और अगर आपका घर बहुत पुराना है या कोई टूटी फूटी चीज है, देन वो उससे हमको प्रॉब्लम हो सकती है।
जैसे हम हैं, अब दीवार पे वो लगा हुआ है, आपके वार्डरोब लगा है, ये सब लगा है, तो भूकंप आए तो हमको अब दूर हटना है। अगर अपने ऊपर गिर जाएगा देन इट विल हार्म अस, है ना। और साथ के ऊपर तो फिर भगवान फिर बचाने के लिए आता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कोई भरोसा नहीं क्या गिर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अर्थक्वेक का प्रिपेयर्डनेस देखते हैं क्या होता है। अर्थक्वेक अगर आए तो हमको करना क्या है। लेट अस सी आवर प्रिपेयर्डनेस। ये 2-3 पॉइंट में आपको लिखना रहेगा, एग्जाम में आएगा, जरूर पक्का आएगा, इसलिए आप लोग 2-3 पॉइंट में लिख लेना है। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, फर्स्ट वर्क सेफ स्पॉट। सेफ स्पॉट, वी हैव टू लुक गो फॉर सेफ स्पॉट। सो अब हमको सेफ स्पॉट क्या है, भूकंप आया तो हमारा सेफ स्पॉट क्या होगा। सेफ स्पॉट, अब ये क्या होगा, बीनीथ बिलो टेबल, इन कॉर्नर ऑफ द वॉल, है ना, इन कॉर्नर ऑफ द वॉल, अंडर किचन काउंटर, है ना, ये भी हमारे लिए सेफ स्पॉट होगा। बेड के नीचे, बिलो बिलो बेड, ये सब हमको अपने आप को छुपा लेना, एटलीस्ट अपना सर जो है ये हमको बचाना है। ठीक है, तो जो किचन का प्लेटफॉर्म है, किचन का काउंटर होता है, उसके नीचे चले जाओ, कॉर्नर ऑफ द वॉल, ताकि छत सीधा सर पे ना गिरे, टेबल के नीचे चल, ताकि डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हेड पे ना हो। अगर हेड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा तो हमारे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। नंबर 2, स्टे अवे फ्रॉम। स्टे अवे फ्रॉम, स्टे अवे फ्रॉम, क्या क्या चीजों से हमको दूर रहना है। अब वो देखिए, फायर प्लेसेस, जहां पे भी आग जल रही है वहां नहीं जाना है। एरिया अराउंड चिमनी, जो चिमनी का एरिया है वहां नहीं जाना है। विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम, जो बड़ी बड़ी चीजें हो, अलमारी हो, ये सब चीजें से हमको दूर रहना, जो गिर सकती हैं, है ना, तो उससे हमको दूर रहना है। मैं लिख देता हूं 2-3 पॉइंट, जैसे फायर, है ना, विंडोज, थर्ड वन कोई भी हैवी हैंगिंग आर्टिकल, कोई भी लटकता हुआ हैवी हैंगिंग आर्टिकल है, ये सबसे हमको कहाँ रहना है, दूर रहना है ना। आई होप आई एम क्लियर। और थर्ड पॉइंट आएगा बी प्रिपेयर्ड, मैं इसको मिटा रहा हूं। थर्ड पॉइंट आएगा बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड में क्या है, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर विद कॉन्फिडेंस, है ना। ऐसा नहीं घबरा के, भूकंप से मरे न मरे, हार्ट अटैक से जरूर मर जाएंगे। तो अपने को क्या करना है, घबराना नहीं है, अपने को दिमाग को शांत रख के उसको उसका सामना करना है, मुसीबत का, है ना। तो प्रिपेयर, स्प्रेड अवेयरनेस among your friend and family member and family member and be calm and confident,
घबराना नहीं है हमको, है ना। ये अगर आपने कर लिया तो आप खुद के अलावा अपने अजीज लोगों की भी जान बचा सकते हैं इन केस ऑफ ऐसा कोई सिचुएशन आया, क्योंकि जीवन अनमोल है ना। हमारे माँ बाप, हमारे मित्र, हमारे भाई बहन, सबको बचाने की जवाबदारी ये एजुकेशन के थ्रू हमारे पास आ गई है। तो हम इसका अवेयरनेस सबको फैलाएंगे कि भाई आग से दूर रहो, बेड के नीचे छुप जाओ, जितना हेल्प कर सकते हो उतनी हेल्प करो और मुसीबत का सामना करो। आई थिंक दैट इज द मेन थिंग्स वी हैव कवर्ड अंडर द अर्थक्वेक। एक 2 पेज का नोट्स बन चुका होगा आपका, है ना। तो अब हम लोग अगला जाते हैं, वोल्केनो। अर्थक्वेक आई हैव फिनिश्ड and I have done more than sufficient. Just go through that. You will be able to answer any question up to your standard. मैंने अर्थक्वेक में बढ़िया सा फिगर भी आप लोगों को बना दिया एकदम सिंप्लीफाइड वे में, विच यू कैन प्रोड्यूस इन योर एग्जाम with ease and minimal time. Yes, with minimal time. Now we are going to do second endogenic force, that is volcano. वॉल्केनो, वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो इज अ वेंट, यानी ओपनिंग। बना देता हूं फिगर में जस्ट सिंप्लीफाइड वे में, लेट मी ट्राई। मान लीजिए ये जो है एक पहाड़ है, ठीक है, और ये वॉल्केनो है। अब यहां से क्या होगा, ये ऑलमोस्ट हमारा बन चुका है। इट इज ऑलमोस्ट रेडी, और मैंने रेड कलर बनाया है, इसका मतलब ये धधकता पिघला हुआ मोल्टेन मैग्मा है ना, मोल्टेन मैग्मा। अभी इसका मान लो अगर मुंह बंद होता तो ये ऐसा होता है ना, ये सील्ड है तो अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन कभी जब ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो ऊपर का जो लेयर है उसको एकदम धमाके के साथ उठा के बहुत दूर फेंक देता है। फिर जो मोल्टेन मेटल या मोल्टेन लावा है, इसके अंदर मैग्मा है, मान लीजिए यहाँ बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, बाहर निकलेगा, है ना, बाहर निकलेगा। मैंने बताया था इसके पहले के चैप्टर में कि बाहर निकलेगा, सूखेगा और ये क्या बनाएगा, इग्नियस रॉक, है ना, इग्नियस रॉक बनाएगा, दैट इज मोल्टेन मैग्मा। तो अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर। क्रेटर बोलते हैं इसको। इसको जो है ये चीज को हम क्या बोलेंगे, वेंट, वेंट बोलेंगे। और मान लीजिए यहां से ये बाहर निकल रहा है, ऐसे इधर से भी बाहर निकल रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लावा। इसको हम क्या बोलेंगे, लावा। और ये जो है हमारा नीचे क्या है, ये मोल्टेन मैग्मा, है ना, मोल्टेन मैग्मा। तो ये है ऑलमोस्ट वोल्केनो का एक सिंपल सा फिगर मैंने बना दिया है। अभी वोल्केनो क्या है, जब ये फटता है तो ये जो क्रेटर उड़ता है तो धमाके के साथ उड़ के दूर गिरेगा और अर्थ सरफेस पे हमको क्या फील होगा, वाइब्रेशन फील होगा, और उसकी वजह से भी भूकंप फील होता है। प्लस बहुत सारे चेंजेस होंगे जो अगल बगल होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक बन जाएगा,
अगल बगल मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, ये सब जल के सूख जाएंगे, उसके अंदर दब जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स, है ना। सो वॉल्केनो में इतना ही है, अगर वॉल्केनो का क्रेटर हट गया और उसके अंदर से मैग्मा अगर बाहर आना चालू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन। मैं लिख देता हूं, वॉल्केनिक eruption is sudden opening of crater and molten magma comes out। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक इरप्शन। और ये जो फिगर है इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्केनो, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्केनो। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। और जो एक अगला बताया था आपको, ये आपकी बुक में दिया नहीं है, बट अब अगर नहीं दिया है देन इट विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो आई एम प्रोसीडिंग फर्दर, विच इज मेजर लैंडफॉर्म। मेजर लैंडफॉर्म, देखते हैं क्या है मेजर लैंडफॉर्म। The landscape is being continuously worn away by two process। जो ऊपर का लैंडस्केप है, चाहे माउंटेन हो, चाहे प्लेन एरिया हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो उसके अंदर क्या होता है ना, दो प्रोसेस हमेशा होता रहता है। नंबर वन इज वेदरिंग, नंबर टू इज इरोजन। तो मैं लिखता हूं, आवर लैंड सरफेस is continuously exposed to number one is weathering, EATHERING, weathering। number two is erosion, नंबर टू इज इरोजन। चलिए, तो क्या है वेदरिंग और क्या है इरोजन, अब हम लोग जो है ये जानने वाले हैं। लेट अस सी। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग इज ब्रेकिंग अप ऑफ, इसको मिटा देता हूं, रॉक सरफेस weathering of rock surface on the earth। इसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग। वेदरिंग क्या होता है, कोई भी रॉक है यानी पत्थर चट्टान है, अब वो क्या होता है, पहले इवन हमारी जो पर पहाड़ है, जैसे शिवालिक रेंजेस हैं, शिवालिक तभी हिमालय का ग्रोइंग रीजन है, जैसे अरावली रेंज एक है हमारे इंडिया में, जो राजस्थान से दिल्ली तक के बीच में फैला हुआ है। अब क्या, ये बहुत पुराना माउंटेन है, तो उसके ऊपर क्या होता है, धूप, गर्मी आया, ठंडी आया, बारिश हुआ, फिर गर्मी, मौसम चेंज, रात में टेम्परेचर डाउन, दिन में बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ऊपर का लेयर होता है वो टूटने लगता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वेदरिंग। ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक सरफेस ऑन द अर्थ इज कॉल्ड वेदरिंग। जो रॉक सरफेस है, ऊपर का लेयर जो होता है, ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सपोज टू वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन, लगातार धूप पड़ रही है,
फिर अचानक ठंडी आ गई तो उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर का लेयर जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है और वो टूट जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग हो गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर जैसे मान लो पहाड़ छोटे छोटे ग्रेवल्स में टूटेगा, फिर उसका फर्दर वेदरिंग होगा, धीरे धीरे क्या होता है, जो पहाड़ उसके ऊपर थोड़ा मोड़ा सॉइल भी आना चालू हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। फिर सेकेंड टर्म है इरोजन। सेकेंड टर्म है इरोजन। इरोजन क्या होता है, वेदरिंग हुआ तो जो पहाड़ है, मान लीजिए जो रॉक्स हैं वो टूट के छोटे छोटे ग्रेवल्स में कन्वर्ट हो गए, कुछ सैंड हो गया, कुछ मिट्टी हो गया। अब क्या होगा, हवा चलेगी, तेजी से हवा चली, विंड, फिर रिवर बाई वाटर, वो जो यहाँ पे जो वेदरिंग होके जो इकट्ठा हुआ था सॉयल सरफेस, वो बह के दूर चला जाएगा वहां से, है ना। जो बह के दूर चला जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इरोजन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, इरोजन, मतलब अपनी जगह से कहीं और चला जाएगा। चलिए एक बार पढ़ते हैं। इरोजन इज वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट। मैं ऊपर लिखता हूं इसको, इरोजन वेरी इंपॉर्टेंट है। इरोजन आप लोग से श्योर शॉट पूछा जाएगा, आप लोग इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। व्हाट इज इरोजन, व्हाट आर द एजेंट ऑफ इरोजन। तो हियर कम्स द आंसर, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन ऑन द बोर्ड फॉर योर रेडी रेफरेंस, है ना। आप लोग को पूरा मिल जाएगा, जस्ट इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। वैसे तो मैं समझा दूंगा अभी आपको, तो याद करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। इस वियरिंग अवे, इरोजन इज wearing away the landscape by different agents like water, wind and ice, है ना, and eventually deposited somewhere else, and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landform on the surface of earth. यहाँ मैं थोड़ा एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, somewhere else, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरोजन। जैसे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब हमारी मिट्टी है, जो ऊपर का लेयर होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बारिश की बूंदी जब डायरेक्ट गिरती है तो मिट्टी क्या होता है, उसके अंदर मिक्स हो जाता है बारिश के पानी के साथ, और वो बह के दूर चला जाता है। जो हमारा फर्टाइल सॉइल था वो बह के दूर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन को रोकने का क्या तरीका है, जैसे फॉरेस्ट था, तो अभी डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन बहुत हो रहा है। जो हमारा फर्टाइल सॉइल है वो बह के नदी के पानी के साथ दूर चला जाता है, जो नॉन यूज रह जाता है। हमारे पास जो लैंड होती है वो, उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, वो कम हो जाएगी, है ना। इरोजन समझ लिया हमने। अब चलिए देखते हैं वर्क ऑफ रिवर। रिवर क्या काम करता है। वर्क ऑफ रिवर,
द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड्स लैंडस्केप, जो पानी लगातार बह के जा रहा हो क्या करेगा, लैंडस्केप से जो मिट्टी है उसको काट काट के अपने साथ ले जाएगा, है ना। इट विल टेक अवे द सॉइल और फर्टाइल सॉइल विद इटसेल्फ, है ना। When the river tumbles a steep angle over a very hard rocks or down steep a valley side, it forms waterfall. When a river is flowing and at some place sudden valley type structure steep valley comes, तो वहां पे क्या बनेगा, वाटरफॉल बन जाएगा। पानी बह रही है, अचानक से वैली जैसा डीप जो वो है डाउन लैंड है, तो क्या होगा, वहां पे पानी फिर नीचे सीधा गिरेगा और वहां क्या बनाएगा, waterfall बनाएगा। As the river enters the plain, it twists and turns, forming a large bend known as meanders. Now we are going to write definition of meander. लिखेंगे हम लोग when river enters the plain area it twists and turns, forming large bends which is known as meander. Which is known as meander. Very important. A short note will be asked. What is meander? तो हम क्या बोलेंगे, जब रिवर, when river enters the plain area, जब रिवर प्लेन एरिया में एंटर करती है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि हिल से तो बहुत तेज आती है, लेकिन प्लेन एरिया में उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। फिर वो क्या करेगी, ट्विस्ट टर्न लेते हुए घूमते घूमते जाएगी, है ना। तो जो ट्विस्ट एंड टर्न लेके जो बेंड बनाएगी, लार्ज बेंड, उसको हम क्या बोलेंगे, मिएंडर बोलेंगे। रुकिए मैं एक फिगर बनाता हूं जिससे आपको क्लियर होगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। मान लीजिए ये रिवर है, दिस इज रिवर। और रिवर के अंदर क्या है, ब्लू है, पानी पानी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो एरिया है जो बैंड बनाया है लार्ज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिएंडर बोलेंगे। मिएंडर मतलब नदी प्लेन एरिया में एंटर की, फिर धीरे 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 घूमते घूमते जाती है। हम कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे नदी एकदम सीधे तीर जैसा जा रही है ना, हम जब भी रिवर देखेंगे तो घूमते घूमते जाती रहती है। जहां का मिट्टी सॉफ्ट होगा, जिधर ढलान होगा, उधर उधर ऐसे होते हुए नदी जाती है। तो जो बड़ा बैंड जैसा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिएंडर बोलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मिएंडर, अब क्या होगा, नदी यहाँ आएगी, मान लीजिए नदी यहाँ बह रही है, यहाँ क्या करेगी, जो इसके साथ है यहाँ पे आकर डिपॉजिट होगा, थोड़ा इधर इरोजन भी होगा, है ना, क्योंकि नदी में पानी के साथ मिट्टी, फर्टाइल सब चीजें होती है ना। तो यहाँ जब इससे टकराएगी, थोड़ा स्पीड स्लो होगा, तो जो इसके अंदर में जो उसके साथ होगा यहाँ सेटल हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ डिपोजिशन होगा।
तो डिपोजिशन भी होता है, और जब बारिश होगी तो बहुत तेजी से उसको काट के अपने साथ ले भी जाता है। तो डिपोजिशन along the side of meander, the end of meander loop comes closer and closer, and in due course of time the meander loop cuts off from the river and forms cut off lake। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। तो एक जस्ट मैं ऐसी फिगर बना देता हूँ आप लोग के लिए। ये हमारा हो जाएगा ऑक्सबो लेक। क्या मतलब है इसका? नदी मान लो एक टाइम पहले, बहुत पहले क्या सीधे चलती रही होगी ऐसे, तो ये इसके रास्ते में आता रहा होगा, लेकिन डिपोजिशन करते 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 यहाँ टीला बन गया, नदी घूम गई और ये अलग रह गया। ये जो लेक जैसा बन गया अलग रह गया। यहाँ गड्ढा था, इसमें पानी है और बगल में नदी है, तो वाटर सोर्स सीपेज होके जाता ही रहेगा, तो पानी भी रहेगा इसमें। नदी पहले तेजी से चल रही थी, यहाँ डिपॉजिट की, इधर एक पोजीशन वो मान लेते हैं हम लोग कि ऐसे सीधे बहती रही होगी। यहाँ डिपॉजिट किया तो नदी जैसे जैसे हुआ और बगल में कमजोर पड़ी मिट्टी, तो ऐसे नदी घूम गई और ये लेक बन गया। तो इस लेक को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक, है ना। मैं लिख देता हूँ इसका डिफिनीशन, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। The meander loop cut off from the river and form a cut off lake. It is also called oxbow lake, है ना। इसको मिटा के अब मैं ऑक्सबो लेक बोलता हूँ, करता हूँ। Oxbow lake. Let us see. I am going to write it down for you. The meander loop over a period of time the meander loop come close, meander loop cut off from the river, from the river and form a cut off lake. Cut off lake, it is also called, so ये कट ऑफ लेक बना दिया और इसी को बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सबो लेक। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा डिफाइन ऑक्सबो लेक। नाम थोड़ा अलग है तो आदमी कंफ्यूज होके तुक्का भी लगाएगा तब भी गलत हो जाएगा, है ना, जब तक हमको पता नहीं है। और ये अगर पता चल जाए तो वेरी इजी, है ना। जो नदी है, जो मिएंडर है, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कट ऑफ होके एक लेक बना देगा, अलग लेक बना देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। हमको पता है जब ज्यादा बारिश होगी तो नदी के बाहर जो है पानी बाहर अगल बगल एरिया में भी चला जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लडिंग, है ना। एज इट फ्लड्स द इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग द बैंक। जैसे ही वो बाहर जाएगा तो नेचुरल सी बात, उसके साथ जो भी पानी के साथ जो एक्स्ट्रा उसके साथ घुला हुआ धीरे धीरे वहां पे बैठ जाएगा, जो सेडिमेंट हम उसको बोलते हैं। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो अब अगल बगल जो गया तो वहां पे डिपोजिशन होके फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन बन जाएगा, है ना।
ड्यू टू फ्लडिंग। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। चलिए एक पॉइंट और मिला है, अपन उसको भी कर ही लेते हैं। ये क्या है? रिवर। रिवर है। रिवर में जब फ्लड आएगा तो ये सब एरिया पूरा जो है ना, इधर इधर तक पूरा पानी पानी हो जाएगा, और फिर धीरे जब पानी उतरना चालू होगा, फ्लड कम होगा, तो इधर बहुत सारा डिपोजिशन फर्टाइल सॉइल का ये लोग कर देते हैं, है ना। ये फर्टाइल फ्लड प्लेन बन जाता है, फर्टाइल फ्लड प्लेन बन जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। और जो रेस्ड बैंक्स होते हैं, जो उठा हुआ किनारा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीव्स बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड LEVES, लेवीस, है ना। जो उठा हुआ किनारा, नदी के साइड में कहीं उठा हुआ किनारा होगा, जैसे फ्लड प्लेन बन गया, तो उसको हम लेवीस बोलते हैं। As the river approaches sea, its flowing water decreases, है ना। जैसे ही सी के नजदीक पहुंचेगा, तो जो पानी का जो बहाव है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। और जो नदी है वो अलग अलग ब्रांचेस में टूट जाती है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाती हैं। The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sea from all the mouth is called delta, है ना। एक फिगर बनाता हूं मैं, आप लोग को आइडिया आ जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज डेल्टा, तो आपको लिखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन, व्हाट इज डेल्टा। चलिए अब एक नदी में बनाता हूं जो समंदर के किनारे पहुंच गया है ना। मान लीजिए ये है सी एरिया, मान लीजिए ये है सी एरिया। अब नदी यहाँ जब पहुंचेगा तो ऑलमोस्ट सी लेवल और रिवर का जो लेवल होगा इक्वल होगा, जिसमें पानी जाके मैच होता है। अब यहाँ पानी का जो रिवर का जो फ्लो है बहुत ही स्लो हो जाएगा, और साथ में जो भी ये सेडिमेंट्स लेके बह रहे हैं यहाँ पे माउथ में डिपॉजिट करना चालू कर देंगे लोग, है ना। अब ये नदी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाएगी, है ना। डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या हो जा रही है? टूट जा रही है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। जब ये नदी समंदर के पास पहुंची, स्पीड इतना स्लो हो चुका था कि इसके अंदर जो भी सेडिमेंट्स हैं वो इसके मुंह पे डिपॉजिट होने लगेगा, तो नदी यहाँ से ब्रेक हुई, सीधा जाने की ताकत नहीं रह गई, तो ब्रेक हो गया। जिधर ढलान मिला इधर ब्रेक हुआ, फिर यहाँ थोड़ा डिपॉजिट किया, फिर इधर उसके बाद ब्रेक हो गया, फिर धीरे धीरे जाके ये अलग अलग माउथ इसका ओपनिंग है, सब जाके समंदर में मिल जाएंगे, है ना। तो ये जो पूरा एरिया है डिस्ट्रीब्यूटरीज अलॉन्ग विद रिवर, उसका माउथ अलग होगा, इट इज कॉल्ड डेल्टा। ठीक है। Each distributary form its own mouth. The collection of sediments from all the mouth forms a delta. ये अगर डेल्टा का डिफिनीशन हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे, इसमें बुक में नहीं दिया है, जस्ट मैं कोशिश करता हूँ एक लाइन में लिखने का। When river reaches near sea, then its speed becomes
very slow, and it starts depositing sediments near its mouth and river breaks into different distributary. All distributaries taken together along with area is called डेल्टा. वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. आपकी बुक में डिफिनीशन नहीं दिया था तो मैंने लेमन लैंग्वेज में लिख दिया. इसको डेल्टा बोलते हैं. इसको सारी जब यहाँ स्लो डाउन हो जाएगा तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में ब्रेक डाउन होना चालू हो जाएगा. आर डिस्ट्रीब्यूटरीज अलॉन्ग विद एरिया जो लैंड फॉर्म सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? डेल्टा बोलेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. आपके सब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा. नेक्स्ट वन इज वर्क ऑफ सी वेव्स. अब वर्क ऑफ सी वेव्स आ गया. वर्क ऑफ सी वेव्स. सी वेव्स क्या करती हैं? अब उसका काम हम देखते हैं. आई थिंक वी आर near closer to our chapter, that's why I am completing this whole chapter in one video only. I am trying to complete, but nevertheless I am not compromising a single percent to leave any of the important points which is a potential question and a very big knowledge for ये people, है ना. चलिए, the erosion and deposition of sea waves give rise to coastal landform. सी वेव्स क्या करती हैं? लगातार आती, पीछे जाएंगी, आएंगी, पीछे जाएंगी, आएंगी. तो ये क्या करती हैं? अपने साथ सेडिमेंट्स बहुत सारा लाके इकट्ठा करती रहती हैं. तो उसको हम क्या बोलेंगे? सी लैंडफॉर्म, है ना, कोस्टल लैंडफॉर्म. सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स. जहां पत्थर है तो कंटिन्यूअसली डेली 24 घंटा उस पर स्ट्राइक करती रहती है. दूर जाएंगी, आएंगी, तेजी से स्ट्राइक करेंगी. हमने अगर समुद्र किनारे हम गए तो हम देखे होंगे कि क्या होता है, सी वेव्स आती रहती है लगातार लैंड की तरफ, है ना. तो अगर मान लो यहाँ पे पहाड़ है, चट्टान है, तो आके उस साथ लगातार वो टकराएंगी, पीछे जाएंगी, टकराएंगी. आप समुद्र देखेंगे तो यू कैन इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग. अदरवाइज यू कैन सी एनी वीडियो, यू कैन रेफर कि हाउ द सी वेव्स कम, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या है सी वेव्स. चलिए, तो दस hollow like caves are formed on the rock, they are called sea caves. क्या होगा जब वो पत्थर से टकराती रहेंगी? चलिए, सी केव्स. जो कंटिन्यूअस चट्टान पे जो सी वेव्स आके मारती रहती है तो नीचे क्या होगा? वो कट जाएगा, इरोजन कर देगा, नीचे का जो एरिया कट जाएगा और एक केव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं? सी केव. अगर मुझे लिखना हो तो जस्ट अ मिनट. hollow cave like structures are formed due to continuous strike of sea waves.
इट इज कॉल्ड सी केव्स। सो सी केव्स हमको पता चल गया। अगला है एज दीज कैविटीज बिकम बिगर, जब ये कैविटीज क्या होगी, बड़ी हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, आर पार, ऊपर की छत रह जाएगी, आर पार पानी आना जाना चालू कर देगा। ऐसे फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारा देखने को मिलता है। इवन अपने भी जो हिली एरिया, अगर उधर जाएंगे अंडमान निकोबार, उधर के एरिया में देखने को मिलेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सी आर्चेस, है ना। जैसे मान लीजिए एक रॉक है, ये रॉक है ना, और यहाँ पे क्या है, केव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। ये केव लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे, सी केव। और जब मान लो ये रॉक है और ये जो है आर पार, ये पूरा आर पार हो गया अभी है। इसको मैं किसी और फिगर से बनाऊं, पेन से बनाऊं, तो आपको आइडिया लगेगा। है ना, और ये जो है पूरा पानी है ये। इसको हम क्या बोलेंगे, सी आर्चेस, सी आर्चेस। है ना, जब ये जो वेव्स है इसको स्ट्राइक कर करके केव लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, इसको सी केव बोलेंगे। जब ये केव पूरा कट के आर पार हो जाएगा, व्हेन इट बिकम्स हॉलो एंड देयर वन रूफ लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, देन इट इज कॉल्ड सी आर्चेस। और एक कंडीशन ऐसा भी आएगा, थर्ड फिगर में बना रहा हूं, ये फर्स्ट फिगर हुआ, ये सेकंड फिगर हुआ, अब थर्ड फिगर में बना रहा हूं, इधर थर्ड फिगर बनाने की कोई जगह नहीं हमारे पास। अब क्या होगा, ये जो है ये जो है ऊपर की छत भी चली जाएगी, ये छत भी गायब हो जाएगी ड्यू टू वेदरिंग। और वो अब इसको क्या बोलेंगे हम, सी क्लिफ। इसको हम क्या बोलेंगे, सी क्लिफ। जब गुफा बना, सी केव, आर पार हो गया तो सी आर्चेस, ऊपर की छत भी गायब हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी क्लिफ। आगे बढ़ते हैं, वर्क ऑफ आइस। आइस क्या है, जो ग्लेशियर्स, ग्लेशियर जो बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर होते हैं, या जहां समुद्र एकदम जम गया, ग्लेशियर बोलेंगे। तो पहाड़ों के ऊपर जहां भी आइस होगा, वो क्या करेगा, जब खिसकेगा पूरा, तो नीचे की मिट्टी और वो सब भी खिसका देगा, या बड़े पहाड़ भी अपने साथ खिसका देता है, तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, उसमें पानी जैसा बन जाता है, उसको लेक बोलते हैं, लेक जैसा बन जाएगा, है ना। तो ये ग्लेशियर से बना हुआ मोरेन्स उनको बोलते हैं, है ना, ग्लेशियर मोरेन्स बोलते हैं उनको। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कुछ इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ग्लेशियर मोरेन्स क्या है, जब ग्लेशियर खिसकता है तो अपने साथ मिट्टी और वो भी डिपॉजिट हटा के ले जाता है, तो जहां डिपॉजिट करेगा उसको हम ग्लेशियर मोरेन करेंगे। फिर आता है एक वर्क ऑफ विंड, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। आई थिंक आवर एक्सरसाइज विल बी फिनिश्ड विद इन 2 मिनट, so let me finish it off. Work of wind. वर्क ऑफ विंड क्या होता है, मैं पढ़ता हूं। An active agent of erosion and deposition in the desert is wind. पता है हमको, डेजर्ट में ज्यादातर हवाएं जब बहुत तेज चलेंगे, अपने साथ सैंड और ये सब उड़ा के दूर दूर ले जाएंगे, दूर एक साइड ले जाएंगे तो बड़ा सा टीला इकट्ठा हो जाएगा वहां पे, है ना।
हमने देखा होगा। तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक, है ना। पूरा ले जाएंगी मशरूम रॉक, इकट्ठा कर देंगे, टीला ऐसे डोम सा बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे मशरूम रॉक। विंड अराउंड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर पार्ट। जो लोअर सेक्शन होता है उससे ज्यादा अपर पार्ट को नहीं, नीचे हवा नीचे चलती है, नीचे के पार्ट को ज्यादा इरोड करती है ना। When the wind blow, it lift transport sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill. फिर जब हवा रुक जाएगी तो क्या करेंगे, सब धीरे धीरे नीचे गिरेंगे, है ना। The and gets deposited in low hills. The like structure, these are called sand dunes. उनको हम क्या बोलेंगे, sand dunes बोलेंगे। अब इसको तो बनाना थोड़ा टफ है क्योंकि वो पूरा इमेजिनरी होता है। अगर रेगिस्तान में जाएंगे, यहाँ टीला होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, नीचे गड्ढा जैसा होगा, है ना, फिर टीला बन जाएगा मजबूत सा। इनको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यूज। लिखा मैं डिफिनेशन लिखवा देता हूं कि सैंड ड्यूज आपसे पूछ सकता है। व्हेन wind blows it lift and transport sand from one place to another. One place to another. When it stop blowing, जब हवा रुक जाएगी, the sand falls and get deposited in low hills. The sand falls and get deposited in low hill like structure. Hill like structure. It is called sand dunes. It is called sand dunes, है ना। ये आप लोग से पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका डिफिनीशन आप लोग को लिखवा दिया है। इसको आराम से सैंड ड्यून्स, ये जो है सैंड ड्यून्स, है ना। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ। एक बार मैं एक्सरसाइज पढ़ता हूँ 2 मिनट में, फिर हम लोग इस चैप्टर को ऑफिशियली क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू प्लेट्स मूव। तो मैंने बताया था पहले ही, जब जो नीचे का मेंटल एरिया कोर एरिया है, वो कोर एरिया क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और जो मेंटल एरिया में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, है ना। तो अर्थ का रोटेशन होता है, इसकी वजह से भी ये मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। अच्छे से कर लिया हमने, डिफिनीशन भी लिख लिया था। व्हाट इज इरोजन, वो भी कर लिया, डिफिनीशन भी लिख दिया था। हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म, वो भी कर लिया हमने बताया जब फ्लड आएगा तो जो पानी है चारों तरफ अगल बगल के एरिया में फैल जाएगा, और जो उसके साथ जो सेडिमेंट्स है वो वहां पे बैठ जाएगा। जब पानी रेसीड होना चालू होगा तो जो प्लेन फॉर्म होता है वी कॉल
फ्लड प्लेन, है ना. दीज आर वेरी फर्टाइल एंड मेड ऑफ वेरी फाइन सैंड्स और सॉइल, है ना. अगला है व्हाट इज सैंड ड्यून्स. लिख दिया हमने डिफिनीशन, आप लोग लिख लेंगे. हाउ आर द बीचेस फॉर्म. जो डिपोजिशन समंदर लाता है अपने साथ सी वेव, तो जो डिपॉजिट करता है उसकी वजह से सी बीचेस फॉर्म होते हैं. व्हाट आर एक्स बो लेक, वो भी हमने अच्छे से कर लिया था. अभी क्या है, टिक द करेक्ट आंसर है. व्हाट इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स. तो क्लिफ और सी केव ये इरोजनल फीचर है, बीच जो है वो डिपोजिशनल फीचर है ना, लाके वहां पे सैंड वो लोग डिपॉजिट करते हैं. अगला है डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर. जो ग्लेशियर होता है अपने साथ मिट्टी और वो सब लेके आता है, मैंने बताया उसको ग्लेशियर मोरेन बोलते हैं ना, जहां डिपॉजिट करता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर मोरेन. तो इसका ऑप्शन होगा मोरेन. विच इज कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ. दो चीज, अर्थक्वेक और वॉल्केनो. इसमें वॉल्केनो दिया है, हम कर सकते हैं. मशरूम रॉक्स आर फॉर्म्ड इन, हमने पढ़ा था डेजर्ट में, जब हवा का वो है, जब वो तेजी से चलता है तो एक मशरूम जैसा डोम जैसा शेप बनता है, उसको हम मशरूम रॉक बोलते हैं, है ना. ऑक्सबॉ लेक्स आर फाउंड इन रिवर वैली. ऑप्शन दिया है. जैसे इट इज. आपका एक्सरसाइज भी खत्म हो गया और हमारा अच्छे से चैप्टर भी खत्म हो गया. फ्रेंड्स, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू पीपल, so my humble request is please do share these videos with as much as person you can, so that it can reaches to the maximum people. Thank you so much. Jai Shri Krishna.